हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है। ये इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे 1980 से लेके 1993 के बीच में रांची यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में ये फाइनेंशियल इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल स्पेस में कुछ करूं, तो ये बिजनेसमैन बने। इन्होंने लुब्रिकेंट का अपना बिजनेस शुरू किया। उसके बाद में साहब जो हैं बिजनेस के साथ में अपनी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में उतरे और बहुत ही कह लीजिए कि काफ़ी ही एक प्रसिद्ध कंसल्टेंसी फर्म इन्होंने रांची में झारखंड में आरंभ की। उसके बाद में इन्होंने इंग्लिश, ही इज़ अ वेरी गुड इंग्लिश पोएट, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो इनकी एक इंग्लिश की काव्य संग्रह जो है, कविताओं की जो किताब है वाइल्ड स्ट्रीम्स, ये न्यूयॉर्क के न्यू लीफ पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश हुई 2023 में। और हिंदी में भी ये काफ़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो राजकमल पब्लिकेशन हाउस और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, यहाँ से भी इनकी इस साल 2 किताबें आने वाली हैं हिंदी काव्य संग्रह की। तो पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको गद्य से रिलेटेड लोगों से अवगत कराया था। अब मैं पद्य से यानी पोएम से रिलेटेड फील्ड के व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, और साथ ही इनके जो इंटरेस्ट है फाइनेंशियल वर्ल्ड का, पॉलिटिकल वर्ल्ड का, वो मेरे इंटरेस्ट से बहुत कुछ मैच करता है। तो दोस्तों स्वागत कीजिए सुब्रतो चैटर्जी साहब का। ये बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। फेसबुक में इनके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 5,000 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं। तो आज ये मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं बेसिकली। तो इन्होंने फेसबुक पे आज लिखा, मैंने कुछ पोस्ट किया था जिसके जवाब में इन्होंने कुछ फेसबुक के एल्गोरिदम रिलेटेड बात लिखी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और फिर इनसे मैंने मोबाइल नंबर मांगा और हमारी बातचीत हुई, तो इनकी प्रतिभा के बारे में मुझे पता चला और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मैं इन्हें अवगत कराऊं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चैटर्जी साहब, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, इसमें मैंने शुरुआत की है देश के उन सभी लेखकों को, पोएट्स को इनवाइट करने का प्रयास कर रहा हूं मैं जिनसे जनता ज़्यादा रूबरू नहीं है। तो उसी श्रृंखला में आज मैंने आपको बुलाया। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। और ये आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जो बहुत जी शायद कोई भी यूट्यूबर आज के दिन में ये काम कर नहीं रहा। थैंक यू सर, थैंक्स अ तो लॉट। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पोएम्स हुई या लिटरेचर हुआ, ये समाज का, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का एक दर्पण होता है। तो जो आज की डेट में, चूंकि आपकी कविता 2023 में छपी न्यूयॉर्क से, न्यू लीफ पब्लिकेशन हाउस से, पब्लिशिंग हाउस से, और अब इंडिया में छपने जा रही है हिंदी में, तो मैं ये जानना समझना चाह रहा हूं कि जो समाज का आज की डेट में ताना बाना है और जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य आप देख रहे हैं, उसके ऊपर में मैं पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा और मैं ये समझना चाहूंगा कि ये आपकी लेखनी को कितना ज्यादा प्रभावित करती है। जी सर। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि साहित्य समाज में घटित हो रही या राजनीति में या आर्थिक जगत में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे साहित्य अगर अछूता रहता है तो वो साहित्य ही नहीं है। पहली बात तो ये, आप जो बार बार कह रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मुझे प्रेमचंद याद आते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने ही साहित्य को इस तरीके से परिभाषित किया था। लेकिन बात दर्पण से कुछ आगे बढ़ गई है आज। आज क्या है कि एक है साहित्य में, जैसा हम लोग कहते हैं, एक है दशा, क्या प्रेडिकामेंट है, समाज की दशा क्या है। एक होती है दिशा, तो किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो साहित्य दशा भी दिखाता है और दशा को दिखाते हुए दिशा दिखाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम जब प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ते हैं या बड़े मनुष्यों को पढ़ते हैं, जैसे मैक्सिम गोर्की हुए, माइकोव्स्की हुए, बहुत सारे हैं, हजारों हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि समाज के दशा के प्रति उनकी जो वितृष्णा है, उनका जो डिसइल्यूशनमेंट है,
डिसरेस्पेक्ट है, उसको दिखाते हुए वो सटली बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये मैसेज दे जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सवाल वो पाठकों पर छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो, मनुष्य होने के नाते हम सबके मन के अंदर में एक आदर्श की परिकल्पना रहती है। जैसा आप ये सर प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ा ये सा कितना इधर हो जाइए, आपका पूरा पूरा चेहरा नहीं आ हाँ रहा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप इसको कितना परफेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपके मन में एक ताना बाना है। उसी तरह से समाज में अगर कोई चीज विसंगति है, कोई विसंगति हमें दिखती है, तो वो विसंगति से अगर हमें वितृष्णा है, डिसल्यूशनमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में जब हम जागरूक हैं तो हम कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक चीज नहीं होना चाहिए, तो नकारात्मकता का नहीं होना ही तो अपने आप में सकारात्मक पॉजिटिविटी है। इसी को कहते हैं आइडियल। जो समाज आदर्श से च्युत हो जाता है, जैसे कि आज के दिन में हम देखते हैं, आज जिस दिशा में भारत जा रहा है, भारत के सामने आदर्श क्या है। आजादी के बाद या आजादी के समय हमारे पास गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, सुभाष थे, मौलाना आजाद थे। ऐसे ऐसे आदर्श पुरुष हुआ करते थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक, और नेहरू जी की तो बात ही अलग है, वो तो साहित्यकार भी थे, अपनी सोच से उन्होंने समाज को एक दिशा दी, एक आदर्श उपस्थित किया। आज हमारे सामने आदर्श कौन है, हमारे आदर्श पुरुष कौन है। देखिए, गद्दी पर बैठ जाना, प्रधान के गद्दी पर बैठ जाना, ये सब करना अलग बात है, वो राजनीति है। वो राजनीति छल प्रपंच कपट बहुत तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि पावर प्राप्त करने के बहुत तरीके होते हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन जब आदर्श स्थापित करने की बात आती है, वहां पर ये लोग दे कट ए वेरी पुअर फिगर, दे कट ए वेरी सॉरी फिगर, दे आर प्रोवाइडिंग नेगेटिव आइडियल्स बिफोर द सोसाइटी। झूठ कितना बोलना चाहिए, झूठ बोलने से शर्म नहीं करनी चाहिए, संवैधानिक परंपराओं और मान्यताओं को, विश्वासों को खंडित करना चाहिए। कैसे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको किस तरह से पॉल्यूट करना चाहिए। जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप पॉल्यूट करते हैं। जैसे पानी को बांध देते हैं तो पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, पानी को बहने देते हैं तो पानी साफ रहता है। सिंपल सी चीज है। तो जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ही पॉल्यूशन होगा, डिस्फिगर्ड होगा। तो ये जो अभी अभी जो लोग कह रहे हैं मूल्यों का ह्रास, इसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सही कहा जाए तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, जिसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करें, क्या ही डिस्कस करें, इसलिए क्या हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म कैसे बढ़ा, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज कैसे बढ़ा, डुओपोलिस्टिक टेंडेंसीज कैसे बढ़े, जो आपके डब्ल्यूटीओ भी आज ध्वस्त हो चुका है। यूएस जो टैरिफ लगा रहा है उससे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, सारी संस्थाएं जो है वो खत्म हो चुकी है। जिस ग्लोबल विलेज पेरिस्ट्रोइका के ड्रीम के साथ 1980s में दुनिया घुसी थी, वो ड्रीम आज शैटर्ड हो चुका है। अभी फिर से नेशनलिज्म का युग आ चुका है और हम लोग गाहे बगाहे 1930 में लौट रहे हैं, जिसमें हिटलरी फासिज्म का उदय हुआ था। तो इसके पीछे एक ये भी कारण है कि हमारे राजनीतिक जो आदर्श हैं, सामाजिक जो आदर्श हैं, वो खत्म हो चुके हैं। आज कोई महात्मा फुले नहीं होता यहाँ। इस देश में अब कोई गांधी नहीं पैदा हो सकता है, इस समाज में अब कोई लेनिन नहीं पैदा हो सकता है। तो उसका कारण क्या है कि एवरीबॉडी इज मनी सेंट्रिक, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गेन्स एंड लॉसेस। जब आप हर चीज को मटेरियल गेन्स एंड लॉसेस से तोलेंगे, तो फिर यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर शिक्षा की जरूरत क्या है। संदर्भ बस मैं आपको बताऊं, आज से करीब 20 साल पहले मैं रांची विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में
वो दरअसल फिलोसफी डिपार्टमेंट का था, और मेरे फ्रेंड प्रोफेसर देवाशीष गुहा जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एचओडी होकर रिटायर किए, उस समय रांची विश्वविद्यालय में थे, मेरे कोलीग थे, फ्रेंड थे। तो हम लोग एक सेमिनार आयोजित कर रहे थे वहां पर, इंटरएक्टिव एजुकेशन इन इंडिया एंड इट्स गेन्स। तो उसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज के एक फादर थे, बहुत ही सीनियर, नाम लेना शायद यहाँ उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी हो, बहुत ही सम्मानित थे, बेल्जियन थे, वो तब रहे नहीं। तो उन्होंने कहा कि द एम एंड एंड ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड स्किल्स, to provide skills to the students so that they can earn their livelihood. तो मैं उनके बगल में ही बैठा हुआ था, एंड आई वाज इंसिडेंटली वेरी क्लोज टू फादर आल्सो। तो मैंने उनको जरा ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा कि यू आर फर्दरिंग द पॉलिसीज ऑफ जॉन मैकॉले। देखिए, कॉलोनियलिज्म का इफेक्ट क्या है। हम लोग कहते हैं कि हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन it is basically an extension of colonialist thinking where a student is imparted education to improve his skills in order to earn money. मैं दर्शकों के लिए हिंदी में समझा देता हूं कि सर का ये कहना है कि अभी भी मतलब बड़े बड़े लोग यानी जो बहुत ही आदरणीय हैं, उन लोगों का भी ये मानना है कि एजुकेशन का जो एक सोल पर्पस है या प्राइम पर्पस है या मुख्य उद्देश्य जो है, वो ऐसे बच्चे तैयार करना है जो अपने रोजगार रोजगार कर सकें और रोजगार के द्वारा अपने जीवन यापन को जो है वो पूरी तरीके से ढंग से चला सके। यानी एक अच्छे नागरिक बनने के बदले आपका ध्यान ये है कि आप किस तरीके से एक अच्छे एम्प्लॉय को बनाते हो। तो एक गुड सिटीजन, एक नागरिक बनाना और एक अच्छा आप ये कह लीजिए कि एम्प्लॉय बनाना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जी सर, एग्जैक्टली। बताइए। देखिए, प्रसंगवश मैं आपको ये भी बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि हम लोग जिस समय हाई स्कूलिंग कर रहे थे, वो 60s का जमाना था, और 70s आते आते 71 में तो मैंने मैट्रिकुलेशन ही पास कर लिया था। तो 70 के दशक में आते आते उस समय हम लोग सीनियर बेसिक हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। ये सीनियर बेसिक हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट जो था वो गांधी जी का था। तो उन स्कूलों में, उन जमाने में, उन दिनों में बागवानी, चरखा से सूत काटना, तकली चलाना, कारपेंटरी, पॉटरी, ये सारे स्किल्स हम लोगों को दिए जाते थे। इन बहुत अच्छी स्किल्स में से कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारे जीविकापार्जन का साधन बना, लेकिन हमें ये इंसाइट मिला कि एक कुम्हार अपने चाक पर कैसे गढ़ता है, एक बढ़ई किस तरह से अपने औजार का इस्तेमाल करता है, एक फूल की क्यारी लगाने का आनंद क्या होता है, और चरखा पर सूत काट के अगर मान लो रुमाल भर भी सूत काट लिया तो वो अपनी बनाई हुई क्रिएटेड चीज को करने में आनंद क्या आता है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो था वो कुछ स्किल्स देना जरूर था एकेडमिक्स के साथ साथ, लेकिन उसका एंड जो था वो मनुष्य को बहुमुखी, बहुआयामी एक कैरेक्टर देना, और समाज के विभिन्न वर्गों के क्या चैलेंजेस है उनके प्रति सोचने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब हम लोग बड़े हुए और धीरे धीरे देखते गए कि बनारस और आसपास जो हस्तकरघा वाले हैं और बाकी जो है उनकी जो समस्याएं आके खड़ी हो गई, हैंडलूम्स वाले की समस्या आज जो खड़ी है, तो उनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं मेंटली, क्योंकि हमने इसी जमाने में बचपन में ही सही सीखा है कि ये बहुत ही कष्टसाध्य जॉब है जिसके अगेंस्ट में मजदूरी पूरी नहीं मिलती है। अब आप देखो क्या होता है कि एक साइक क्रिएट किया जाता है और एक पर्सनैलिटी क्रिएट की जाती है, वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप करती है। आज के स्कूलों में क्या है,
कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े, उनको कोई भी इस तरह का अवेयरनेस नहीं दिया गया। तो सर नतीजा मैं क्या यहीं पे हुआ? एक देवर चीज एकेडमिक्स। यहीं पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो हम लोगों ने बात की, जो आपने भी कहा कि एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने की तरफ आज की डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो है वो पूरा फोकस है, और इनफैक्ट जो एजुकेशनल पॉलिसीज भी आ रही हैं वो वहीं पे आ रही हैं। अब चूंकि आप खुद एक लेखक हैं और आप शिक्षक भी रहे हैं, तो जैसे कि ज्ञानेश कुमार जी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने वो आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट रहे हैं, सबसे प्रीमियर आईआईटी इंस्टीट्यूट। उसके बाद उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो क्रैक किया, यूपीएससी का एग्जाम, सबसे क्रीम ऑफ क्रीम स्टूडेंट। बट जब हम आज उनके क्रियाकलापों को जब हम एक पैमाने में नापते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो संवैधानिक पोस्ट पे जो हैं वो उस संवैधानिक पोस्ट के साथ में शायद वो पूरी तरीके से उसके जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो एक अच्छा नागरिक बनना और आईआईटी द्वारा एक अच्छा तकनीकी विशेषज्ञ तैयार करना, या यूपीएससी द्वारा एक अच्छा ब्यूरोक्रेट तैयार करना, ये काफी अलग चीज है। तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी को लेके, इस पे आपका व्यू जानना चाहूंगा कि चूंकि आप प्रजातंत्र पे काफी कुछ लिखते हैं, कविताओं में भी आपके उभर के ये चीजें आती हैं, आपके वक्तव्यों में भी आता है, आपके पोस्ट पे भी आता है सोशल मीडिया पे। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो अभी देश की रूपरेखा जा रही है, बढ़ रही है, और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन को जो है सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ये देश किस तरफ जा रहा है? विश्व का जो सबसे बड़ा गणतंत्र है, वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ये किस दिशा की तरफ बढ़ रही है? वो दिशा जो है, क्या हमारे फ्यूचर, क्या हमारे भविष्य के, हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य बनाती है, कि ये उसको एक अंधकार में दिशा की तरफ लेके जाती है? जी मैं सर। आपके प्रश्न को दो भागों में बांट देता हूँ। पहला प्रश्न का जवाब यह है कि ज्ञानेश कुमार का आपने उदाहरण दिया, ठीक है। अब ये आईआईटीएन, आईआईएम, आईआईएम में तो खुद ही आप जाकर पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आईआईटीएंस तो मेरे बहुत सारे छात्र भी रहे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी रहे। यूपीएससी मेरे बहुत सारे छात्रों ने भी क्लियर किया है। इंसिडेंटली आप बताओ, आज भी सर्विस में 22-24 ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कभी मेरे स्टूडेंट्स थे, आज यूपीएससी में होकर बड़े बड़े पोस्ट पर काबिज हैं। देखिए, ये सारी नौकरियां हैं। हम लोग एक्सेलेंट, जैसे आपने कहा एम्प्लॉय, एक्सेलेंट एम्प्लॉय तैयार करते हैं। हम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी नहीं तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं कई दिनों से इस विषय पर लिखना चाह रहा था, द इफेक्ट ऑफ पोस्ट कोलोनियलिज्म ऑन इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ये एक स्टडी का विषय है। बहुत आप अच्छा सब्जेक्ट। देखेंगे, लोग लोग टीएन शेषन की बहुत गुणगान करते हैं, लोग जस्टिस सिन्हा का गुणगान करते हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी का इलेक्शन को निरस्त किया था। लोग बहुत सारे ऐसे 80s या 70s के जमाने के जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, इनकी बड़ाई करते हैं, जिनमें अब्दुल कलाम भी हुए जो हमारे राष्ट्रपति हुए। तो आप इन सब में एक चीज दिखेगा, ये तो कॉलोनियलिज्म के जमाने के प्रोडक्ट थे, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म के प्रोडक्ट नहीं थे। पोस्ट कॉलोनियल, जिसको कि मोदी जी बार बार कहते हैं, मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट में थोड़ा जाता हूं इसमें। मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो कॉलोनियल वैल्यूज थे उनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। वो कह नहीं पाते क्योंकि तीसरी पास है, चौथी फेल है, इसलिए उन चीजों को वो समेट कर कह नहीं पाते। लेकिन उनके कहने का आशय ये रहता है, जो कॉलोनियल वैल्यूज थे उनसे हम आउट होना चाहते हैं। लेकिन कॉलोनियल वैल्यूज में बहुत सारी अच्छी बातें थी, उसमें इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी थी। आपको दर्शकों की जानकारी के लिए शायद आप जानते होंगे कि संविधान में सेक्शन 141 के अंदर में
जो यूपीएससी आईएएस कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, आईपीएस कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, उनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। वो इम्यूनिटी ये है कि वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है। तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को, वो स्टील फ्रेम बनाने के लिए उन्होंने उस इम्यूनिटी को प्रोवाइड की। अभी यूपी में जो पिछला इलेक्शन हुआ 2024 का, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं वो मेरे एक मित्र के पुत्र हैं। तो दिल्ली में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लंच ले रहे थे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर 2024 में इलेक्शन कमिश्नर और योगी जी नहीं चाहते तो शायद ही डबल डिजिट में भाजपा आती ही होगी। मतलब मेरे जिले में भी ये हुआ, 7-8 से ज्यादा सीटें उनकी थी नहीं। आज चीजें बाहर निकल के आ रही है, लेकिन ओवर द लंच वी हैड ए डिस्कशन, वेरी गुड डिस्कशन, क्योंकि मैं दिल्ली में, मेरा फेवरेट स्पॉट वही है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ बहुत लोगों से मुलाकात होती है, प्रकाश आम्बेडकर वगैरह आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। एनीवे, तो मैंने कहा कि एज एन आईपीएस you have the constitutional immunity under section 141, then why didn't you refer to that and defy the order of the unconstitutional order of the political hierarchy? वो बोला हम लोग सब जानते हैं सर, लेकिन हम लोग करते नहीं। Okay, then what is your IAS IPS association doing? एग्जैक्टली ये देखिए, दिस इज पोस्ट कोलोनियलिज्म। एग्जैक्टली मैं इसी में एक बात ऐड करना चाहूंगा सर। मैंने खुद ने 4 PM के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन जब चल रहा था कई बार बताया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, मेरे भी सोर्सेज हैं काफी सारे, तो उनके इंफॉर्मेशन इनपुट के हिसाब से आईबी की खुद की रिपोर्ट थी कि बीजेपी को 190 से ज्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी। तो ये कई बार मैंने दोहराया और मुझे बड़ा धक्का लगा कि 240 सीट जो है जब उनकी आई तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई कहाँ, मतलब आईबी कैसे क्या फेल हो गया, ये उनकी इंफॉर्मेशन जो है ये कैसे गलत हो सकती है। तो एनीवेज, तो आपने जो कहा अब मुझे मतलब एक और एक ये सबूत मिल गया है कि भाई लोग जो अंदर के हैं वो जानते थे कि क्या हो रहा है। जी हाँ, सभी जानते थे। अब आइए ज्ञानेश कुमार पर। ज्ञानेश कुमार जो हैं ये अमित शाह के साथ काम किए हुए हैं। पहली बात तो ये, 2-3 चीजें मैं बताऊं। पहली बात तो ये कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो फैसला था कि एक चीफ जस्टिस होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ये रूल है, इसी रूल के अंडर में सीईसी को लिया गया। उसके बाद उन्होंने एक एडेड जोड़ दिया लास्ट में कि सरकार चाहे तो दूसरा कानून बना ले। ये उन्होंने एक लीवे दे दिया। ठीक है, सरकार ने कानून नहीं बनाया, सरकार ने एक अध्यादेश लाया। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक वो कानून दिल्ली नहीं में भी यही हुआ, दिल्ली के भी केस में दिल्ली में भी वही हुआ, बार बार यही होता रहा। नहीं, मैं एक लाइन लिख देते आ रहा हूं कि आप एक लीवे छोड़ दिए, सरकार ने एक अध्यादेश लाया। चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस गवाई आ गए। जस्टिस गवाई के हरिजन होने के नाते और पिछड़े वर्ग से होने के नाते उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। क्या जस्टिस गवाई ने अपने कार्यकाल में उस ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी घोषित किया? क्योंकि संविधान में निहित जो चेक एंड बैलेंस के जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अगेंस्ट में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो सरकार के किसी भी कानून या अध्यादेश को जो कि संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ जा रही है, उसको निरस्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त क्यों नहीं किया? हम लोग चंद्रचूड़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जस्टिस मिश्रा जो हैं ये बीजेपी के फंदा नेता के यहाँ भोज खाने गए हैं, वो गणेश आरती करते थे। जस्टिस गवाई तो बौद्ध हैं, वो तो न गणेश आरती करते हैं ना कहीं भोज खाने जाते हैं। इट इज द बेसिक कैरेक्टर। मैं 1000 बार लिख चुका हूं। 2016 में जब राम मंदिर का फैसला आया,
उसी समय मैंने लिखा था, एक सिंपल सा टाइटल सूट को आस्था का सवाल बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसिज्म का रास्ता भारत के लिए खोल दिया। आप 1931 से लेकर 1945 का जर्मनी का इतिहास को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि जर्मनी में नाजीवाद लाने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर था वो था वहां की जुडिशियरी। क्या आज भारत में ये जुडिशियरी यही काम नहीं कर रही है? जनता के समझने के लिए मैं ब्रीफली बता दूं, सर ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का संविधान जो है वो चेक एंड बैलेंस की नीति पे चलता है। यदि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम करती है तो जुडिशरी उसके ऊपर में नजर रखती है और जुडिशियल रिव्यू बकायदा हर चीज का होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो ये कई फैसले ऐसे दिए जहां पर ऊपर ऐसा नजर आया, खाका ऐसा नजर आया कि भाई ये जनता के फेवर में है और सरकार के खिलाफ है, परंतु वो नीचे एक लाइन लिख देते थे जिसमें सरकार को जो है एक बच निकलने की एक ना केवल रास्ता मिल जाता था बल्कि एक कानून बनाने का भी जो है वो उस लाइन को यूज करके वो माध्यम बनाते थे। तो कहने का अर्थ साहब का ये है कि हम लोग जो है ऊपर ही ऊपर स्वरूप देखते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में मोदी जी आरती कर रहे हैं, हिंदू हैं, महाराष्ट्र से हैं, हो सकता है कि भाई आरएसएस से भी कोई इनका लगाव रहा हो, परंतु ये चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए कि आज की डेट में जो जस्टिस बने हैं, जस्टिस गवई, ये ना तो हिंदू है, ये तो बौद्ध है, और ना ही इनका कोई जो है बहुत ज्यादा मतलब धार्मिक जो हिंदू रीति रिवाज है उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना है। फिर भी जस्टिस गवई जो पुराने पहले लीवेज दिए गए थे, जो एक बच के निकलने का रास्ता दिया गया था जजमेंट में, उसको क्यों नहीं जस्टिस गवई ठीक कर रहे साहब? चटर्जी साहब उसके ऊपर में एक सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंटेंट जो है, करने की इच्छा, जो इच्छा शक्ति जो रहती है, जो मनोदशा रहती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की है कि वो जाके जो पुराने मतलब जो अतीत में गलतियां हुई हैं उनको कम से कम अब जाके सुधारे? इस पे साहब सवाल उठा रहे हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाते? जी, जब आप डीप में जाएंगे जी, तो आपको पता लगेगा कि पूंजीवादी लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था जो होता है वो भी शोषण का एक हथियार ही होता है। अब क्या है कि पूंजीवादी लोकतंत्र के जो कॉन्टूर्स हैं, उनके जो डायमेंशंस है, नेचर है, वो हर युग में बदलते रहता है। आज के युग में ये कॉरपोरेट परस्त पूंजीवादी लोकतंत्र है पूरी दुनिया में। भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरा यूरोप वही है, अमेरिका वही है। अमेरिका तो शुरू से ही, आप लोग तो ऑयल एंड बाकी फार्मा लॉबी का क्या खेल है आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तो क्या ये कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो कहीं ये सारे एरर्स या बोल लीजिए कि सारी गड़बड़ियों के जड़ में है? बिल्कुल है। जो जो कार्ल मार्क्स ने 1868 में लिख दिया, द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म, वो तो आज जाके दिख रहा है ना। क्या मार्क्स ने नहीं लिखा था कि मोनोपोली एंड कॉर्पोरेट के बारे में मार्क्स ने नहीं लिखा था कि कैसे इनका राज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, आज आप देख लो। जब ये मोदी जी सरकार में आए और जब उन्होंने क्या किया, के शेप रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी की बात वो करने लगे, तो के शेप का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। तो आज वो स्थिति आ गई कि नेस्ले और हिंदुस्तान लीवर का चीफ बैठ के बोल रहा है कि मेरा 5 रुपए के पार्ले नहीं बिक रहा। तो क्यों रो रहे हैं? ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट तो मैंने फॉर्च्यून इंडिया में बहुत कुछ लिखा है जी। सर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब तो ऐसी दशा दिशा बना दी गई है समाज की कि साम्यवादी सोच और जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं उनको क्रिमिनल या ऐसा कहा जाए कि समाज में है दृष्टि से देखा जाए, इस तरीके का एक वातावरण बना दिया गया। तो इस पे मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आपने कार्ल मार्क्स को उद्धृत किया है।
उनको कोट किया है। तो आपको क्या ये सही लग रहा है कि भाई कैपिटलिज्म तो ठीक है, पर जो उसके विपरीत जितनी भी दूसरी समाजवाद हो चाहे साम्यवाद हो, इन सब के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि इस सोच से मेल खाने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक तरीके से आप क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल इंटेंट से देखते हैं। वो आपका तो क्या इस पे? यही जा रहा है। वो तो आप अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये हुए हो रहा है। अब आप देखो, मजेदार बात क्या, आज राहुल गांधी और मोदी भारतीय राजनीति के दो पोस्ट हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप ऐसा मानकर चलो, राहुल गांधी आज किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? कहने को वो संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहने को वो दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्थिक असमानता के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। इस आर्थिक असमानता के विरुद्ध की विरोध में जो लड़ाई है, इसको क्या भारतीय संविधान में निहित नहीं किया गया? किया गया। आज जो बस्तर में बासवराज मारे गए और जो नक्सल मारे जा रहे हैं, वो किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? जल वो तो जंगल जमीन। कॉन्स्टिट्यूशन को जमीन पर उतारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कम्युनिज्म की लड़ाई हिंदुस्तान में शुरू ही कहाँ हुई? बिल्कुल नहीं हुई। देखिए, हम लोग तो उस जमाने के एमएल में रहे हैं जिस समय सीएम थे, इसलिए इस आंदोलन को तो हम लोग भली भांति जानते हैं। नक्सलबाड़ी का जो आंदोलन था वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। सेंट्रल बिहार में जो आंदोलन था वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। और क्या था? और आज जो बस्तर और बाकी जगहों में लड़ाई लड़ रही है, जिसको हम जल जंगल जमीन की लड़ाई कहते हैं, वो क्या है? वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द लूट ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ, उसके अगेंस्ट में है। वो भी एक तरह की जमींदारी है। तो कम्युनिज्म की लड़ाई तो शुरू तब होती है ना भाई, जब आप सोशल डेमोक्रेसी को सबसे पहले एस्टेब्लिश करते हैं। वो स्टेज तो आ ही नहीं है भारत में। तो भारत आप तो ये वेलफेयर कहना स्टेट चाहते भी हैं, पूरी तरह से नहीं रहा। आप ये आज कहना चाह जी, यूरोप आप जिस ये हिसाब कहना से, चाह रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेसी जो है वो उसकी लड़ाई इंडिया में, राहुल गांधी लड़ रहे हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जो हैं वो कॉरपोरेट हितों के संरक्षक के रूप में उभरे हैं। एम आई हैं। राइट? यस, यस। इसीलिए दो अलग अलग पोल्स हैं। जी, जी। इसीलिए दो अलग अलग पोल्स हैं। अब कहने की बात हो रही है, क्या हम नेहरूरियन समाजवाद के तरफ लौट जाएं? मेरा सवाल है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? मेरा इसी सवाल सवाल इसी सवाल के साथ हम समाप्त करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए सर आपने काफ़ी अच्छे विचार रखे। 1 मिनट में अगर आप अपने विचारों का जिस्ट रख सकें तो लास्ट में फाइनली जनता के सामने रखिए, 1 से 1.5 मिनट के अंदर। जी सर। फाइनल जिस्ट मेरा यही है कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को नरेंद्र मोदी के प्रति हमेशा के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी गलत पॉलिसियों से आर्थिक असमानता का वह दौर ला दिया है देश में, जबकि देश के करोड़ों वंचित जो जनता है, दरिद्र जनता है, उसके पास अब विद्रोह करने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। मैं थैंक विद्रोह को अराजकता के साथ नहीं तौलता। श्रीलंका बांग्लादेश में हुआ, उसे विद्रोह नहीं कहते, उसे अराजकता कहते हैं, एनार्की कहते हैं। विद्रोह एक पूरी समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को पॉजिटिव दिशा में बदलने की लड़ाई है, जिसकी तरफ भारतीय जनमानस धीरे धीरे जाएगा और जाता हुआ दिख रहा है। और यही भारत का फ्यूचर है। इसीलिए मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन जरूर करना चाहिए भारत के कम्युनिस्ट लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया सर करंट अनप्लग बाय राजीव के प्लेटफॉर्म को। और जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के सामने रखता हूँ, मैं पत्रकारिता आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग जैसा जानते हैं कि यूट्यूब ने मेरा रेवेन्यू जो है वो कम्प्लीटली मोनेटाइजेशन रोक दिया है। और जब से ये चैनल शुरू हुआ है 54-58 रुपया भी यूट्यूब से मुझे अभी तक मिला नहीं है।
किन कारणों से रोका है ये यूट्यूब जाने, सरकार जाने, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो मैं आप ही लोगों के सामने हाथ फैलाना चाहूंगा कि यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सशक्त करना चाहता है तो कृपया करके मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 9860317209। इस नंबर पे आप पेटीएम, जीपे, फोन पे किसी भी माध्यम से जो भी आपकी हैसियत है, जो भी आप स्वेच्छा से देना चाहें, आप डोनेट कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, मैं 23 साल फाइनेंशियल जर्नलिज्म में रहा हूं। मैं चाहूं तो 2 हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों में मैं 80 लाख से 1 करोड़ रेस कर सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत आसान काम है, परंतु मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने पथ को जो है वो ये कह लीजिए कि मैं जिस पथ पे चल रहा हूं उससे मैं हटना नहीं चाह रहा हूं। तो चूंकि मैं काम कर रहा हूं। जी सर। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं जनता के लिए ये जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये मेरा चॉइस है। तो इसलिए मैं जनता के सामने ही, आप लोगों के सामने ही जो है आपसे ही विनती कर सकता हूँ। तो इस चैनल को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें अच्छे वीडियो एडिटर्स की ज़रूरत है। हमें कुछ जर्नलिस्ट भी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग कर सके। अभी आज की डेट में मालक चालक के रूप में मैं ही अकेला इस चैनल को खींच रहा हूँ। लगभग 4000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। 4000 के आसपास सब्सक्राइबर आने के बाद में मैंने हिम्मत जुटाई है कि सुब्रतो चैटर्जी जैसे साहब, मतलब जो गणमान्य लोग हैं, या इनके पहले भी मैंने 2-3 लोगों के लिए हैं इंटरव्यूज, उनको मैं बुला सकूं ताकि एक साइजेबल ऑडियंस उन्हें मिल सके। तो इस चैनल को और प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों की मदद की मुझे आवश्यकता है। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट।